नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं। हिसार के मदर हॉस्पिटल में हूं, नगोरी गेट के अंदर। और आज का जो विषय है वो ये है कि स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है काफ़ी लोगों में और संतान पैदा करने में दिक्कतें पेश आती हैं। ये क्यों होता है, कैसे ठीक होगा, क्या इसको लेके वाकई ये तनाव ले लेना चाहिए या फिर ये क्योरेबल है, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। स्पर्म काउंट पे सर बात करेंगे। जो बच्चा कंसीव कई बार नहीं हो पाता तो उसमें एक बड़ा रोल या बड़ी कमी जो है वो स्पर्म काउंट की होती है, यानी कि शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, संख्या जो है उनकी कम हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, इसको बढ़ सकती है? देखिए, जो स्पर्म काउंट की जो समस्या है वो आजकल पहले ये चीज़ें इतनी नहीं देखने को मिलती थी, आजकल ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती है। लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो ये सोचती हैं कि जो महिला है वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, उसका मेन समस्या आ रही है कि वो केवल महिलाओं की वजह से ही बेबी कंसीव से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे बोलते हैं हम, वो समस्या उनसे रिलेटेड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें पुरुषों के अंदर भी हो सकती हैं। अगर पुरुषों के अंदर हम जनरली बात करें तो जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाना, हमारे शुक्राणु है, शुक्राणु की संख्या है, वो एक नॉर्मल मात्रा से कम हो जाने की रेंज, नॉर्मल रेंज क्या रहती है जिससे वो कम होता तो लगता है कि हाँ ये कमी है? देखिए, वो जो नॉर्मल रेंज है वो 15 मिलियन से लेकर आपके 2000 मिलियन तक नॉर्मली पाई जाती है। अगर उससे कम आ जाती है तो वो चीज़ें आपके जो बेबी कंसीव से रिलेटेड या आपके स्पर्म है वो अच्छे से एग के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता, या फिर उसकी जो लाइफ स्पैन है उसका वो शॉर्ट हो जाता है। या काफ़ी लोगों के अंदर जो स्पर्म है उसके अंदर मोटिलिटी, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होने की वजह से, या फिर उसकी शेप है वो भी डिफ़र करती है, उसकी वजह से भी वो एग से अच्छे से फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो अगर जनरली स्पर्म के बारे में बात करें तो स्पर्म का जो मीटअप है वो कितने अच्छे से हो पाता है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर एक नॉर्मल इनफर्टिलिटी के केस के बारे में बात करें तो जिन भी लोगों को 1 साल से अगर वो ट्राई कर रहे हैं बेबी कंसीव करने के लिए और वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम इनफर्टिलिटी में काउंट किया जाता है। उसमें दोनों के ही टेस्ट करवाने कंपलसरी रहते हैं, महिला के भी और पुरुष के भी। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के अंदर एंडोमेट्राइटिस की वजह से, जिसमें जो उनकी जो वाल होती है वो कमज़ोर होने की वजह से, या फिर जो अच्छे से एग प्रोडक्शन ना होने उनकी वजह से, या फिर पीसीओडी की जो समस्याएं आती हैं, पीसीओडी की वजह से वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर पुरुषों के अंदर जनरली बात करें तो पुरुषों के अंदर मेन कंपोनेंट रहता है स्पर्म शुक्राणु की कमी हो जाने की वजह से, या फिर इसके साथ साथ जो आपकी लिंग है उसके अंदर अच्छे से तनाव ना आ पाना, साथ साथ आपकी जो इच्छाएं हैं, प्री इजैकुलेशन की दिक्कत है, उसकी कमी की वजह से भी वो चीज़ें दिखने को मिलती हैं। साथ साथ लेबिडो भी काम करता है, जिसमें इच्छाओं की कमी की वजह से भी आपके स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिलती है। साथ साथ काफ़ी लोगों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाने की वजह से भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम जनरली बात करें तो बॉडी अच्छे से टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, तो इससे हमारे स्पर्म फॉर्मेशन है वो भी नहीं हो पाएंगे और उनके साथ साथ और भी उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, जब बच्चा नहीं होता है दंपति को तो उनमें तनाव हो जाता है, दिमाग में एक बोझ रहता है, परेशानियां होती हैं। तो ये जो दिक्कत हैं, जो मेल पार्ट में जो दिक्कत रहती हैं, पुरुष को जो दिक्कत रहती है, तो ये क्योरेबल हैं, वो घबराए ना इस बात से? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से ही प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये क्योरेबल दिक्कत हैं। अगर हम जनरली इनके बारे में बात करें तो ये काफ़ी जिनकी फैमिली के अंदर जेनेटिक हिस्ट्री भी मिल सकती है, साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल है, मेन तो लाइफस्टाइल में चेंजेस आने की वजह से जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, साथ साथ ओबेसिटी की वजह से काफ़ी लोग एक्सेस फूड इंटेक करते हैं जिससे ओवरवेट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी देखने को मिलती है। या फिर आपके जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है जिन भी लोगों के अंदर, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर चेंजेस करते हो तो वो चीज़ें ईजिली क्योरेबल हैं और उनकी कुछ ही महीनों के अंदर रिकवरी हो जाती है जनरल मेडिसिन से। होम्योपैथी की बात करें तो इसमें कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है? देखिए, अगर होम्योपैथी के बारे में बात करें तो जनरली सबसे पहले पेशेंट की रिपोर्ट करवाई जाती है और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर जो
पेशेंट का नॉर्मल स्पर्म होता है उसकी वैल्यू के अंदर आ ही जाता है, जिसके अंदर पेशेंट को फ्यूचर के लिए भी उस चीज़ से सिक्योर हो जाता है कि जब तक पेशेंट मेडिसिन ले रहा है तब तक उसका स्पर्म का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथी मेडिसिन के ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ काम करती है। और जो नॉर्मल स्पर्म है वो एक आपकी दिनचर्या के अंदर ही आपकी जो मेडिसिन है उनसे ही आपका नॉर्मल स्पर्म आ जाता है। साथ साथ आपके स्पर्म के जिन स्पर्म की लाइफ स्पेन शॉर्ट हो जाती है वो चीज़ें भी नॉर्मल मेडिसिन से ही क्योरेबल हो जाती है, रिपेयर हो जाते हैं। हाँ जी। कुल मिला के तनाव लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा तो वो तनाव ना लें, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लें और खुद की टेस्टिंग कराएं और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कराएं, सब ठीक होता है। देखिए जिन भी लोगों के अंदर ये चीज़ें आपके नॉर्मली लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकती है या फिर आपके एक्सेस स्मोकिंग की वजह से, काफ़ी लोगों को ड्रिंकिंग की हैबिट रहती है उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब भी पेशेंट मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए ताकि वो चीज़ बिल्कुल, कहा भी जाता है दवाई भी उतना ही काम करती है जितना परहेज काम करते हैं, तो वो रखें। जितने अच्छे से पेशेंट परहेज कर पाता है तो उतने ही पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। और वो चीज़ें आप ये सोचते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन कुछ ही महीनों के अंदर आपकी जो नॉर्मल स्पर्म है उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें आप इजीली बच्चा कंसीव कर पाते हो। आपको इनफर्टिलिटी से क्योरेबल है वो चीज़ें। बिल्कुल क्योरेबल है और बड़ी आसानी से क्योरेबल है। आपके कोई भी कमेंट आप खुल के लिखें, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके इनसे मिल सकते हैं हिसार के मदर हॉस्पिटल में। आप देखते रहिए पोस्ट। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर भारती कुंडू हैं और मैं मदर हॉस्पिटल में हूँ, हिसार नगोरी गेट के पास है। डॉक्टर भारती, आज टेनिस एल्बो के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों में ये दिक्कत आती है, क्या होता है, ये क्यों होता है, कैसे बच सकते हैं? टेनिस एल्बो जो होती है वो हमारे जो एल्बो का साइड में ये एक हड्डी सी बोन आपको फील होती है जिसको हम लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको पेन आता है और ये पेन कई बारी नीचे या ऊपर की तरफ भी रेडिएट होता है। तो ये इस वजह से होता है कि जब भी हम हमारी रिस्ट की रिपीटेटिव एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं, यानी कि हम जब रिस्ट को ऊपर की तरफ करते रहते हैं कंटिन्यू, बार बार करते रहते हैं, हाँ, उस टाइम पे ये पेन आता है। क्योंकि जो मसल्स कनेक्ट करती हैं वहाँ जो टेंडन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेन आता है। कैसे इसको बच सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि दिक्कत ना आए? कई बार ये दर्द होता होता कंधे तक चला जाता है। इससे आप बच सकते हो कि आप ये रेपिटेटिवली मूवमेंट ना करो, कि ये बार बार एक ही मूवमेंट नहीं करनी है। नॉर्मली ये आया था कि जो टेनिस प्लेयर होते हैं वो ऐसे करके सर्विस करते हैं, लेकिन ये आया वहाँ से था, बट अब ये उन सब में देखने को मिलता है जिनके भी काम में ये मूवमेंट होती है। यानी कि जो सिस्टम पे काम करते हैं, टाइपिंग करते करते उनकी रिस्ट की मूवमेंट ये रहती है, माउस यूज़ कर रहे हैं, पेंटर्स होते हैं, लगातार एक ही पोस्चर में काफ़ी देर तक काम करते हैं, भले ही कोई भी काम रहा हो। कोई भी काम नहीं जिसमें ऊपर की तरफ रिस्ट जाती है। लेडीज़ में देखने को मिलेगा कि वो खाना बनाते तो जब वो कड़छी को ऐसे घुमाते हैं उस टाइम पे, कपड़े गीले होते हैं उनको ऐसे निचोड़ते हैं उस टाइम पे, इन चीज़ों की वजह से ये दर्द आता है। तो जब भी ये परेशानी हो, ये चीज़ें आप थोड़ा सा रोकें, अवॉइड करें और प्रिकॉशंस के साथ करें। अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो फ्रीक्वेंटली आप अपनी रिस्ट को रेस्ट दें, कुछ नॉर्मल स्ट्रेचेस करें, मूवमेंट्स करते रहें। कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो कुछ एक्सरसाइजेज आप बता पाएँ जो लोग घर में कर लें, और दिक्कत ज़्यादा होती है तो वो आपसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट इसके लिए आपको रेस्ट लेना है, रिस्ट को रेस्ट देना है कि जिस मूवमेंट में ये पेन आ रहा है वो मूवमेंट नहीं करनी है। उसके बाद आप आइसिंग करिए, यहाँ पे बर्फ़ से सिकाई करिए। उसके साथ आप कुछ नॉर्मल स्ट्रेच कर सकते हो, सीधा हाथ रख के ऊपर की तरफ ऐसे खींचो, फिर नीचे करके स्ट्रेच करिए, साइड टू साइड स्ट्रेच करिए। तो इन स्ट्रेचेस की वजह से ये पेन आपको नहीं फील होगा और आप ट्रीट कर सकते हो। नॉर्मली एक टेस्ट होता है जो आप घर पे ही अपने आप से टेस्ट कर सकते हो कि क्या आपको टेनिस एल्बो है, उसको हम बोलते हैं कोजेंस टेस्ट। तो वो भी आप घर पे कर सकते हैं। वो कैसे होता है बता पाएँ? आप अपने हैंड को स्ट्रेट रखिए, फिस्ट बनाइए, हाथ की मुट्ठी बनाइए और आप अपने दूसरे हाथ से फिस्ट को सपोर्ट देंगे और सपोर्ट देके आप उसको अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, यानी कि रेजिस्टेंस देना है। और फिर आप उसको एकदम ऊपर ऐसे करोगे साथ में रेजिस्टेंस देते हुए। अगर उस टाइम पे आपको ये पेन फील होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो आप उसके बाद आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए सो दैट कि वो रूल आउट कर पाएँ
और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल, ये एक आसान सा टेस्ट बता दिया, इसको आप घर पे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा है कि नहीं है। अगर है तो फिर आप डॉक्टर भारती कुंडू मदर हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी, इनसे अपॉइंटमेंट लेके इनसे मिल सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। आप देखते हैं एक मत पोस्ट।